मेरी कहानी हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के आखिरी दिन एक बेसबॉल बैट मेरे चेहरे पर लगा। जब एक मित्र ने बल्लेबाजी की तो बल्ला उसके हाथ से छूटकर मेरी ओर आया और सीधे मेरी आंखों के बीच में आकर लगा। मुझे उस हिंसक घटना की कोई याद नहीं है। डंडा मेरे चेहरे पर इतनी जोर से लगा कि मेरी नाक का आकार यू आकार का हो गया। इस टक्कर के कारण मेरे मस्तिष्क के नरम ऊतक मेरी खोपड़ी की भीतरी दीवार से टकरा गए। देखते ही देखते सूजन पूरे सिर में फैल गई। एक पल में मेरी नाक टूट गई थी, खोपड़ी में कई जगह फ्रैक्चर हो गए थे तथा मेरी पलक के दो टुकड़े गिर गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि लोग मेरी ओर देख रहे थे और मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा तो मेरी शर्ट पर लाल धब्बे दिखाई दिए। मेरे एक सहपाठी ने एक टी शर्ट उतार कर मुझे दे दी। मैंने इसका प्रयोग अपनी नाक से बहते खून को रोकने के लिए किया। मैं सदमे में था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी चोटें कितनी गंभीर हैं। मेरी शिक्षिका ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और स्कूल क्लिनिक तक चलने की लंबी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और वापस स्कूल भवन तक। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे सीधा रख रहे हैं। हम धीरे धीरे चले। किसी को यह एहसास नहीं है कि इस स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण है। स्कूल क्लिनिक पहुंचने पर नर्स ने कई प्रश्न पूछे। यह कौन सा वर्ष है? मैंने जवाब दिया, 1998। हालांकि यह 2002 होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, मैंने कहा। सही उत्तर जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। आपकी जैविक माँ का नाम क्या है? हम मैं हकला रहा था। 10 सेकंड बीत गए। पैट्टी, मैंने सहजता से कहा, इस तथ्य से बेखबर कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लगे। यह आखिरी सवाल था जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क में तेजी से हो रही सूजन को सहन नहीं कर सका और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे निकटतम अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही मेरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। मेरे लिए निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी कार्य करना मुश्किल हो रहा है। उस दिन मुझे पहली बार दौरा पड़ा। फिर मैंने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। हालांकि डॉक्टर मुझे ऑक्सीजन देने के लिए दौड़े, लेकिन उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि क्षेत्रीय अस्पताल मेरी स्थिति को संभालने के लिए अपर्याप्त था। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से मुझे सिनसिनाटी के एक बड़े अस्पताल में भेजा। मुझे आपातकालीन कक्ष से बाहर निकालकर सड़क के उस पार स्थित हेलीपैड पर ले जाया गया। एक नर्स मुझे धक्का दे रही थी जबकि दूसरी नर्स मुझे धक्का दे रही थी, जिससे घुमक्कड़ गाड़ी रास्ते में हिल रही थी। ऑक्सीजन पंप करना कभी बंद नहीं करता। मेरी माँ, जो कुछ ही देर पहले अस्पताल पहुंची थी, मेरे साथ आने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। मैं बेहोश था और सांस लेने में असमर्थ था, जबकि मेरी माँ पूरी उड़ान के दौरान मेरा हाथ पकड़े रहीं। मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी, जबकि मेरे पिता मेरे भाइयों को यह बात बताने के लिए घर आए। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने मेरी छोटी बहन से कहा कि वह उस रात मेरी बहन के स्नातक समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को परिवार और मित्रों के पास छोड़कर वह मेरी माँ के पास रहने के लिए सिनसिनाटी चले गए। जब मैं और मेरी माँ अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने तुरंत मुझे हेलीपैड पर उठाया और ट्रॉमा यूनिट में ले गई। तब तक मेरे मस्तिष्क में सूजन इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे बार बार दौरे पड़ रहे थे। मेरी नाक की हड्डी की मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन मेरी हालत सर्जरी के लायक नहीं है। तीसरे दिन एक और दौरा पड़ने के बाद मुझे जानबूझकर कोमा में रखा गया और वेंटिलेटर की मदद से सांस लेने दिया गया। मेरे माता पिता पहली बार इस अस्पताल में नहीं आए हैं। 10 साल पहले जब मेरी छोटी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया होने का पता चला था, तब वे उसी बिल्डिंग के भूतल पर आए थे। उस समय मेरी उम्र 5 साल थी। मेरा छोटा भाई केवल 6 महीने का है। 2.5 साल की कीमोथेरेपी, स्पाइनल फ्लूइड कलेक्शन और बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी बहन अंततः खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकली। और अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता एक अलग बच्चे के साथ उसी स्थान पर वापस आ गए थे, जबकि मुझे जानबूझकर कोमा में रखा गया था। अस्पताल ने मेरे माता पिता को सांत्वना देने के लिए पादरी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया था।
वह वही व्यक्ति था जो 10 साल पहले यह जानने के बाद उनके पास आया था कि मेरी बहन को कैंसर है। जैसे जैसे दिन ढलता है, कई मशीनें मुझे जीवित रखती हैं। मेरे माता पिता ने अस्पताल के कालीन पर सोने की कोशिश की। वे बहुत थके हुए थे, लेकिन चिंता के कारण बार बार करवटें बदलते रहे। मेरी माँ ने बाद में कहा, वह मेरी अब तक की सबसे बुरी रात थी। चंगा शुक्र है कि अगली सुबह मैं फिर से सांस लेने में सक्षम हो गया, जिससे डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकाल दिया। जब मुझे अंततः होश आया तो मैंने पाया कि मैंने अपनी सूंघने की शक्ति खो दी थी। परीक्षण के तौर पर एक नर्स ने मुझसे नाक साफ करने और फिर सेब के जूस की एक पेटी सूंघने को कहा। मेरी सूंघने की शक्ति वापस आ गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बलपूर्वक सांस छोड़ने के कारण मेरी पलक की हड्डी में एक छेद के माध्यम से हवा अंदर चली गई और मेरी बाईं आंख बाहर निकल गई। मेरी आंखें अपनी कक्षीय कोठरियों से बाहर आ गईं और वे तब तक बाहर नहीं आईं जब तक कि उन्हें मस्तिष्क से जोड़ने वाले तंत्रिका तंतु अभी भी मौजूद थे। नेत्र चिकित्सक के अनुसार जैसे ही फंसी हुई हवा बाहर निकलेगी, मेरी आंख की पुतली धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी, लेकिन कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। 1 सप्ताह बाद मेरी सर्जरी होनी थी, जिसका मतलब था कि मुझे अभी कुछ और समय तक आराम करना होगा। मैं किसी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में घायल मुक्केबाज की तरह था, लेकिन मुझे अस्पताल से जाने की अनुमति दे दी गई। मैं टूटी हुई नाक, चेहरे पर दर्जनों फ्रैक्चर तथा लगभग फूटी हुई बाईं आंख लेकर घर आया। अगले महीने कठिन थे। ऐसा लगा जैसे जीवन में सब कुछ एक क्षण के लिए रुक गया हो। कुछ सप्ताह तक मेरी दृष्टि दोहरी हो गई थी और मैं सचमुच कुछ नहीं देख पा रहा था। ठीक सीधे 1 महीने से अधिक समय बाद मेरी आंखें अंततः अपनी सामान्य स्थिति में लौट आईं, क्योंकि मुझे अभी भी कभी कभी दौरे पड़ते थे और मेरी दृष्टि अभी भी समस्याग्रस्त थी। इसलिए मुझे दोबारा गाड़ी चलाने में 8 महीने लग गए। फिजियोथेरेपी के दौरान मैं बुनियादी मोटर पैटर्न का प्रशिक्षण देता हूँ, जैसे सीधी रेखा में चलना। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि दुर्घटना के कारण मेरा उत्साह कम नहीं होगा, लेकिन मैं अक्सर उदास और बहुत परेशान महसूस करती थी। यह जानकर दिल टूट गया कि 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान पर वापस आने के लिए मुझे कितनी दूर जाना पड़ा। बेसबॉल हमेशा से मेरे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। मेरे पिता सेंट लुइस कार्डिनल्स नामक एक छोटे लीग क्लब के लिए खेलते थे और मेरा सपना पेशेवर रूप से खेलने का था। कई महीनों के पुनर्वास के बाद मैं सबसे अधिक यही चाहता था कि मैदान पर वापस आऊं। हालांकि बेसबॉल के मैदान पर वापसी आसान नहीं थी। जब बेसबॉल का मौसम आया तो मैं प्रथम वर्ष का एकमात्र छात्र था जो मुख्य बेसबॉल टीम में जगह नहीं बना पाया था। मैंने एक बार रिजर्व टीम चैंपियनशिप में दूसरे वर्ष के छात्रों के साथ खेला था। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा हूँ और जिस व्यक्ति को इस खेल का इतना अनुभव है, उसके लिए प्रथम टीम में जगह न बना पाना बहुत अपमानजनक है। मुझे आज भी उस दिन की घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं। मैं कार में बैठकर रोती रही और रेडियो तरंगों को खोजती रही तथा ऐसे गाने सुनती रही जिनसे मेरी उदासी दूर हो रही थी। 1 साल तक आत्मविश्वास की कमी के बाद चौथे वर्ष में मैंने फिर से प्रथम टीम में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन मैदान पर शायद ही कभी सफल हो सका। कुल मिलाकर मैंने मेजर लीग बेसबॉल में 11 पारियां खेलीं और बड़ी मुश्किल से खेल तक पहुंच पाया। हाई स्कूल में बेसबॉल करियर के इतने अच्छे न होने के बावजूद मुझे अभी भी विश्वास था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो लड़ रहा हूँ इसे साकार करने की जिम्मेदारी। दुर्घटना के 2 साल बाद मेरे जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मैंने डेनिसन विश्वविद्यालय में कॉलेज जाना शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी और यहीं पर मुझे पहली बार छोटी आदतों की अविश्वसनीय शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा, डेनिसन जाना मेरे जीवन के सर्वोत्तम निर्णयों में से एक था। मुझे बेसबॉल टीम में जगह मिल गई और प्रथम वर्ष में कक्षा में सबसे निचले स्थान पर होने के बावजूद मैं उत्साह से बहुत खुश था। अपने अराजक हाई स्कूल के दिनों के बावजूद मैं एक विश्वविद्यालय एथलीट बनने में कामयाब रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं निकट भविष्य में बेसबॉल टीम में नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैंने खुद को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि मेरे दोस्त देर रात तक जागकर बातें करते रहते थे या वीडियो गेम खेलते रहते थे, मैं हर रात जल्दी सोकर
अच्छी नींद की आदतें विकसित कर रही थी। कॉलेज छात्रावासों की उन्मुक्त और गंदी दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ और सुव्यवस्थित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। ये सुधार छोटे हैं, लेकिन इनसे मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास होता है। मैं फिर से आत्मविश्वास महसूस करने लगा हूँ, और यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कक्षा में भी कायम रहा, क्योंकि मेरी अध्ययन आदतें बेहतर हुईं और मैं अपने प्रथम वर्ष में सभी कक्षाओं में ए ग्रेड प्राप्त करने में सफल रही। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से किया जाता है, और कई मामलों में स्वचालित रूप से। जैसे जैसे एक सेमेस्टर दूसरे में बदलता गया, मैं छोटी छोटी लेकिन लगातार आदतें विकसित करने में कामयाब रही, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसे परिणाम मिले जिनकी मैंने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मुझे सप्ताह में कई बार वजन उठाने की आदत पड़ी, और अगले वर्षों में मेरा 190 सेंटीमीटर लंबा शरीर अधिक मांसल हो गया और मेरा वजन 85 किलोग्राम से बढ़कर 100 किलोग्राम हो गया। जब द्वितीय वर्ष का सत्र शुरू हुआ तो मुझे पिचर के रूप में शुरुआती पद दिया गया। अगले वर्ष मुझे टीम का कप्तान चुना गया, और वर्ष के अंत में मुझे मुख्य टीम का सदस्य चुना गया। लेकिन मेरे अंतिम वर्ष तक मुझे नींद, पढ़ाई और व्यायाम की आदतों से कोई लाभ नहीं मिलने लगा। बेसबॉल के बल्ले से चेहरे पर चोट लगने, अस्पताल ले जाने और कोमा में रखे जाने के 6 साल बाद मुझे डेनिसन विश्वविद्यालय का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और ESPN अकादमिक ओनल अमेरिका टीम का सदस्य चुना गया। यह सम्मान देश में केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो मेरा नाम विश्वविद्यालय की वार्षिक पुस्तिका में 8 विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध था। उसी वर्ष मुझे विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक पुरस्कार, रेक्टर मेडल, प्रदान किया गया। मुझे आशा है कि आप इस अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी के लिए मुझे क्षमा करेंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर में कुछ भी पौराणिक या ऐतिहासिक नहीं है। मैं कभी भी पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन सका। हालांकि उन वर्षों को याद करते हुए मुझे लगता है कि मैंने कुछ दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। मैं अपनी क्षमता को अधिकतम करने में कामयाब रहा, और मेरा मानना है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को अधिकतम करने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए वह चुनौती एक खेलकूद की चोट थी, और उस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। जो परिवर्तन पहले छोटे और महत्वहीन लगते हैं, वे आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं, यदि आप उन पर वर्षों तक टिके रहने के लिए तैयार हों। हम सभी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन दीर्घावधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आदत से उसी समय आपको समान परिणाम मिलेंगे। हालांकि बेहतर आदतों के साथ कुछ भी संभव है। शायद ऐसे लोग भी होते हैं जो रातों रात असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, और निश्चित रूप से मैं उनमें से एक नहीं हूँ। कोमा में रहने से लेकर एक अकादमिक ऑल अमेरिकन बनने तक की मेरी यात्रा में इससे अधिक उल्लेखनीय कुछ नहीं है। लेकिन कई बाहर खड़े हैं। जो घटित हुआ वह एक क्रमिक विकास था। छोटी छोटी जीतों और बहुत छोटी सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला थी। मैं अब तक आगे बढ़ने के लिए जिस एकमात्र रास्ते को चुनता रहा हूँ, वह है छोटी शुरुआत करना। और मैंने कुछ साल बाद यही रणनीति अपनाई जब मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और यह किताब लिखी। मैंने यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी? नवंबर 2012 में मैंने jamesclear.com पर लेख प्रकाशित करना शुरू किया। वर्षों से मैंने आदतों से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में नोट्स बनाए हैं, और अब मैं उन्हें जनता के साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में इस साधारण लेखन आदत से मुझे पहले 1000 ईमेल ग्राहक प्राप्त हुए, और 2013 के अंत तक यह संख्या 30,000 से अधिक हो गई। 2014 में मेरी ईमेल सूची 1 लाख से अधिक ग्राहकों तक बढ़ गई, जिससे यह इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से बढ़ते समाचार पत्रों में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक धोखेबाज हूँ, लेकिन अब मैं आदतों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। एक नया लेबल जो मुझे बहुत खुश भी करता है और बहुत असहज भी। मैंने कभी भी अपने आप को इस विषय का विशेषज्ञ नहीं माना, बल्कि मैं तो केवल पाठकों के साथ मिलकर प्रयोग करने वाला व्यक्ति मानता हूँ। 2015 में मेरे ईमेल सब्सक्राइबरों की संख्या 2 लाख तक पहुँच गई,
और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ एक पुस्तक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि मैं वह पुस्तक लिख सकूं जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मेरे दर्शकों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे मेरे व्यवसाय के अवसर भी बढ़े। मुझे अग्रणी कंपनियों में आदत निर्माण, व्यवहार परिवर्तन और निरंतर सुधार के विज्ञान पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आयोजित सम्मेलनों में मुख्य वक्ता रहा हूँ। 2016 में मेरे लेख टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स जैसे प्रमुख प्रकाशनों में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि उस वर्ष मेरे लेख को 8 मिलियन से अधिक लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोचों ने मेरा काम पढ़ना शुरू कर दिया और उसे अपनी टीमों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स अकादमी लॉन्च की, जो जीवन और कार्य में बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण मंच है। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियां नेतृत्वकर्ताओं को नियुक्त करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर रही हैं। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक नेता, प्रबंधकों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को हैबिट्स अकादमी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि वास्तविक दुनिया में उन आदतों को लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब मैं 2018 में इस पुस्तक पर अंतिम रूप दे रहा था, तब jamesclear.com पर प्रतिमाह लाखों आगंतुक आ रहे थे और लगभग 5 लाख लोग मेरे ईमेल न्यूज़लेटर के ग्राहक बन गए। एक संख्या जो मेरे शुरुआती सपनों से भी परे थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। ये पुस्तक आपके लिए कैसे उपयोगी होगी, उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत कहते हैं। एक महान पुस्तक लिखने के लिए आपको पहले खुद किताब बनना होगा। यहाँ बताए गए विचार मुझे इसलिए पता चले क्योंकि मुझे उनका अभ्यास करने के लिए मजबूर किया गया था। छोटों से उबरने, शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बनने, मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने, लेखक बनने, सफल व्यवसाय बनाने और एक जिम्मेदार वयस्क बनने के लिए मुझे छोटी छोटी आदतों पर निर्भर रहना पड़ा है। छोटी छोटी आदतें मुझे अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद करती हैं और चूंकि आपने यह पुस्तक चुनी है, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप भी अपनी क्षमता को अधिकतम करना चाहते हैं। आगे के पन्नों में मैं बेहतर आदतें बनाने के लिए चरण दर चरण योजना साझा कर रहा हूँ, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए। हालांकि विज्ञान मेरे द्वारा लिखी गई हर बात का समर्थन करता है, यह पुस्तक कोई वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं है। यह पुस्तक एक कार्यान्वयन मार्गदर्शिका है। आपको व्यावहारिक ज्ञान और सलाह सामने और केंद्र में मिलेगी, जबकि मैं आसानी से समझने योग्य, आसानी से लागू करने योग्य शब्दों में अपनी आदतों को बनाने और बदलने के पीछे के विज्ञान की व्याख्या करूंगा। जिन क्षेत्रों में मैं काम करता हूँ, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि, वे वर्षों से मौजूद हैं। मैं आपको विचारों का एक संश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे अच्छे विचार जो लंबे समय में बुद्धिमान लोगों के दिमाग में आए हैं और हाल के समय में वैज्ञानिकों द्वारा की गई सबसे दिलचस्प खोजें। उम्मीद है कि मेरा योगदान सबसे महत्वपूर्ण विचारों को ढूंढना और उन्हें एक साथ इस तरह से जोड़ना होगा कि उन्हें लागू करना बहुत आसान हो जाए। इस पुस्तक में जो भी अच्छा है, उसका श्रेय मुझसे पहले के कई विशेषज्ञों को जाता है। जहाँ तक किसी मूर्खतापूर्ण बात का सवाल है, उसे मेरी गलती समझिए। इस पुस्तक का आधार मेरा 4 चरणीय आदत मॉडल है, जिसमें संकेत प्राप्त करना, लालसा उत्पन्न करना, प्रतिक्रिया करना और पुरस्कार का आनंद लेना शामिल है, तथा व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम हैं, जो इन चरणों से विकसित होते हैं। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि वाले पाठक इनमें से कुछ शब्दों को ऑपरेटिव कंडीशनिंग से पहचान सकते हैं, जिन्हें पहली बार 1930 के दशक में बीरॉन एफ स्किनर द्वारा उत्तेजना, प्रतिक्रिया, पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था और हाल ही में चार्ल्स डुहिग द्वारा द पावर ऑफ हैबिट में संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार के रूप में लोकप्रिय किया गया। स्किनर जैसे व्यवहार वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यदि आप सही पुरस्कार प्रदान करते हैं, तो आप लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि हालांकि स्किनर का मॉडल यह समझाने में उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करता है कि बाहरी उत्तेजनाएं हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करती हैं। ये पर्याप्त रूप से यह नहीं समझाता है कि हमारे विचार, भावनाएं
और विश्वास हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। आंतरिक परिस्थितियाँ, मनोदशा और भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध निर्धारित करना शुरू कर दिया है। इस शोध पर भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। कुल मिलाकर मैं जो रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ वह संज्ञानात्मक विज्ञान और व्यवहार विज्ञान का एकीकृत मॉडल है। मेरा मानना है कि यह मानव व्यवहार का पहला मॉडल है जो बाहरी उत्तेजनाओं और भावनाओं के प्रभाव को पर्याप्त रूप से समझा सकता है। हमारी आदतों में आंतरिक, यद्यपि कुछ शब्द परिचित लग सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का विवरण और अनुप्रयोग आपकी आदतों को आकार देने का एक नया तरीका प्रदान करेगा। मानव व्यवहार सदैव बदलता रहता है, परिस्थिति दर परिस्थिति, क्षण दर क्षण, सेकंड दर सेकंड। हालांकि यह पुस्तक उस चीज़ के बारे में है जो नहीं बदलती। यह पुस्तक मानव व्यवहार की मूल बातों पर चर्चा करती है, ऐसे शाश्वत सिद्धांत जिन पर आप वर्ष दर वर्ष भरोसा कर सकते हैं, विचार जिनका उपयोग आप अपने व्यवसाय, अपने परिवार, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन यह पुस्तक सर्वोत्तम तरीके से समझाती है जो कि प्रभावी होगी, चाहे आप कहाँ से शुरू कर रहे हों या आप क्या